नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना। कैपिटल गेन में पार्ट 8 के साथ आज अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। कैपिटल गेन्स में इससे पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी सेक्शन 54 और उसकी सब सेक्शंस के साथ मिलने वाली कैपिटल गेन की डिडक्शंस एग्जेम्पशंस के बारे में, और हमने वहाँ पे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की भी चर्चा की थी, और अकाउंट स्कीम के संबंध में क्या होती है और क्यों अकाउंट उसमें खोले जाते हैं, ये सब हमने डिटेल में आपसे जिक्र किया था। कैपिटल गेन के इस पार्ट के अंदर हम सेक्शन 54 के अंतर्गत मिलने वाली विभिन्न छूटों को एक एक करके डिस्कस करना आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहली छूट है सेक्शन 54, जिसमें किसी रेजिडेंशियल हाउस को बेच के किसी रेजिडेंशियल हाउस को लेने पे करदाता को छूट मिलती है। हमने डिटेल किया था कि सेक्शन 54 और उसके सब सेक्शंस के अंतर्गत मिलने वाली जितनी भी छूटें हैं, उन सब के पीछे आधार, उसका बेस ये है कि करदाता द्वारा जो कैपिटल गेन कमाया गया उसको मोर और लेस उसी पर्पस से रीयूटिलाइज कर लिया गया, और वो कैपिटल गेन उसने अपने पॉकेट में अपने पास नहीं रखा या किसी अन्य काम में नहीं लगाया। जब कोई एसएससी अपने रेजिडेंशियल हाउस को बेच के दूसरा रेजिडेंशियल हाउस ले ले, तो पर्पस ये समझा जाता है कि करदाता का उद्देश्य अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस को चेंज करना था, अपने मकान को चेंज करना था। उसने एक मकान बेचा और उस मकान को बेचने से प्राप्त धनराशि उसने नए मकान को खरीदने में लगा दी। तो जब उसने सारे कैपिटल गेन को अपने पास नहीं रखा और री इन्वेस्ट उसी पर्पस से कर दिया, तो हम सेक्शन 54 के अंतर्गत छूट देते हैं। सेक्शन 54 के अंतर्गत मकान जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस हो, रेजिडेंशियल हाउस से हम जानते हैं, हमने हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है कि मकान और मकान से लगी हुई भूमि, द हाउस और लैंड अपॉर्टिनेंट टू द हाउस, ये दोनों रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसी कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसको करदाता 24 महीने से ज़्यादा अपने पास रखे हुए था, यानी कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस है, और उसे बेचता है, और बेचने के बाद वो धनराशि एक नए रेजिडेंशियल हाउस को खरीदने में खर्च करता है। तो हमको जो पैसा मिला उसमें यहाँ दो कंडीशंस हैं कि करदाता एक मकान बेचने के बाद एक और मकान खरीदता है, या कुछ परिस्थितियों के अंदर दो मकान भी खरीद सकता है। कब दो मकान खरीद सकता है और कब एक मकान खरीद सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पहले मकान को बेचने से होने वाला कैपिटल गेन कितना था। तो फर्स्ट हाउस को उसने जब बेचा और कैपिटल गेन की धनराशि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उसे एक रेजिडेंशियल हाउस लेने की अनुमति प्राप्त होती है। यदि हाउस को बेचने से होने वाला कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उसको एक हाउस लेना है, और यदि कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए या इससे कम का है, तो करदाता को लाइफ में एक बार इस बात की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक मकान बेच के दो मकान भी खरीद सकता है। दोनों मकानों में जो उसने इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट उसका सेक्शन 54 के अंतर्गत एलिजिबल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और एग्जेम्पशन के लिए छूट योग्य होगा। तो 2 करोड़ रुपए से कम के कैपिटल गेन की दशा में एक करदाता दो मकान खरीद सकता है, 2 करोड़ रुपए से अधिक के कैपिटल गेन की दशा में एक मकान उसको खरीदना होता है। लेकिन यह दो मकान खरीदने के नियम के साथ ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि एक मकान बेचकर 2 करोड़ रुपए से कम का कैपिटल गेन कमाकर एक मकान की धनराशि से या सेल प्रोसीड्स से दो मकान खरीदने का जो प्रावधान है, वो एक करदाता अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ले सकता है। यदि उसने कभी किसी असेसमेंट ईयर में एक मकान बेच के दो मकान खरीद के सेक्शन 54 की छूट ले ली, तो आगे की लाइफ में जब वो कभी फिर किसी रेजिडेंशियल हाउस को बेचेगा, तो उसके पास दो मकान खरीदने वाला विकल्प नहीं होगा। उसे एक मकान खरीद के एक मकान एक मकान बेच के एक मकान खरीदने
से ही सेक्शन 54 की छूट मिलेगी। तो 2 करोड़ रुपए से कम की कैपिटल गेन होने की दशा में करदाता के पास ये एक बार लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक मकान को बेचे और उसकी सेल प्रोसीड से 2 मकान भी खरीद सकता है। तो कितनी छूट मिलती है और कितने समय में हमको वो मकान खरीदना पड़ता है, इसके लिए टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट है। मकान को बेचने की तारीख से 1 साल पहले या 2 साल बाद की अवधि में कोई नया मकान खरीदा गया हो, या फिर मकान को बेचने की तारीख से ट्रांसफर करने की तारीख से 3 साल बाद की अवधि में किसी नए मकान का निर्माण करा लिया गया हो। तो फॉर द परचेज ऑफ हाउस द टाइम लिमिट इज 1 year बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर and 2 years after the date of transfer. And in case the house is being constructed and a built up house is not being purchased, then the time limit is 3 years after the date of transfer. तो मकान को ट्रांसफर करने की तिथि से 1 साल पहले या 2 साल बाद की अवधि में कोई नया मकान खरीदा हो, या फिर मकान को ट्रांसफर करने की तिथि के 3 साल के अंतर्गत कोई नए मकान का निर्माण कराया हो, तो हम ये कहते हैं कि हमने समय सीमा के अंतर्गत निवेश कर दिया। ये समय सीमा में निवेश कर देने पे हमको कितनी छूट प्राप्त होगी, जितनी नए मकान की लागत है। या फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंतर्गत हम जो धनराशि जमा कराते हैं, दोनों इन्वेस्टमेंट मानी जाती हैं। चाहे तो हमने रिटर्न भरने की तारीख से पहले नया मकान खरीद लिया हो, अगर नया मकान हमने नहीं खरीदा तो उस पैसे को हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करके इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ये आश्वासन दे सकते हैं कि इस पैसे का प्रयोग हम सिर्फ न्यूली कंस्ट्रक्टेड न्यू मकान के कंस्ट्रक्शन में या नए मकान के खरीदने के अंदर हम करेंगे। और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जिसकी चर्चा हमने इससे पिछले पार्ट 7th में की थी, उसमें हमने बताया था कि उसमें जमा धनराशि का प्रयोग स्पेसिफाइड टाइम में स्पेसिफाइड पर्पस से करना आवश्यक होता है। तो नए मकान को खरीदने की लागत या फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराया धन, ये दोनों छूट के लिए एग्जेम्पशन धनराशि मानी जाती हैं। तो कैपिटल गेन में से हम नए मकान की लागत या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराया धन छूट के रूप में घटा देते हैं। ये जो छूट हमें प्राप्त होती है, ये कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर या शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में वापस भी ले ली जाती है। छूट कब वापस ले ली जाती है? द रूल्स रिगार्डिंग द विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन में 2 कंडीशंस के अंदर ये छूट हमें वापस लेने का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स द्वारा दी गई छूट को विड्रॉ कर लिया जाएगा। कब? कि यदि हमने जो नया मकान खरीदा है उस मकान को अपने पास रिटेन करने का एक लॉक इन पीरियड है 3 साल। नए मकान को 3 साल तक बेचना नहीं होता। तो यदि हमने छूट प्राप्त करने के लिए जो नए मकान को खरीदा है, उस मकान को विदिन 3 ईयर फिर हम ट्रांसफर कर दें, तो पूर्व में प्राप्त की गई छूट वापस ले ली जाती है और हमें कैपिटल गेन पे टैक्स देना होगा। तो लॉक इन पीरियड है नए मकान का 3 साल। 3 साल तक उस मकान को बेचा नहीं जाना है। और इसके अलावा छूट यदि वापस ली जाती है तो उसकी एक और वायोलेशन है कि करदाता कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा तो करा दे और पैसा जमा करके इस आश्वासन के आधार पर छूट ले ले कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा धनराशि का प्रयोग वो निश्चित समय अवधि यहाँ पे क्या है, 1 साल पहले या 2 साल बाद के अंतर्गत मकान बना बनाया मकान खरीदना है, या ट्रांसफर के 3 साल के बाद की अवधि में कोई नए मकान का निर्माण करा लेना है। इस समय अवधि के अंतर्गत 2 साल या 3 साल की अवधि में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा धनराशि का प्रयोग वो नए मकान के खरीदने में कर लेगा। इस आश्वासन के आधार पर उसको छूट दी गई थी। लेकिन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो जमा धनराशि है उसमें से पैसा निकाला तो गया, लेकिन किसी अन्य काम में यूज किया गया। नए मकान को खरीदने के अलावा किसी अदर पर्पस से हम उसको यूज कर लें, या फिर 2 साल या 3 साल की अवधि निकल जाने के बाद भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का पैसा अनयूटिलाइज्ड पड़ा रहे, तो ऐसी दशा के अंदर भी हमें छूट जो है वो वापस ले ली जाती है और फिर कैपिटल गेन के ऊपर हमें टैक्स देना होता है। तो एक तो ध्यान रखना है
कि नए मकान को 3 साल के अंतर्गत हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा धनराशि का प्रयोग विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फॉर द स्टिपुलेटेड पर्पस हमें करना अनिवार्य है। यदि हम टाइम लिमिट समाप्त हो जाए तो और उसको स्पेसिफाइड पर्पस से यूज ना कर पाए, या फिर टाइम लिमिट के अंदर ही हम उसमें से पैसा निकाल के किसी अदर पर्पस से यूज कर लें, तो ऐसी दशा के अंदर भी हमारे को एग्जेम्पशन वापस देनी होगी और कैपिटल गेन पे टैक्स देना होगा। सेक्शन 54 के बाद जो अगली सेक्शन है, सेक्शन 54 बी, जिसके अंतर्गत अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर पर छूट की चर्चा की गई है। जब कोई करदाता ये छूट, इससे पहले वाली छूट जो सेक्शन 54 है वो सिर्फ किसी व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए उपलब्ध थी, और ये जो सेक्शन 54 बी है जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर के लिए मिलती है, ये छूट भी सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ करदाता को मिलती है। ये इंडिविजुअल या एचयूएफ द्वारा यदि किसी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जिसका प्रयोग उसके द्वारा या उसके पेरेंट्स के द्वारा या उसके परिवार के द्वारा पिछले 2 साल के अंतर्गत एग्रीकल्चर पर्पज से किया जा रहा हो, शहरी कृषि भूमि जिसका प्रयोग पिछले 2 साल में उसके स्वयं के द्वारा या उसके पेरेंट्स के द्वारा या उसके परिवार के द्वारा कृषि कार्यों के लिए किया गया हो, ऐसी भूमि के हस्तांतरण पर होने वाले पूंजी लाभ पर सेक्शन 54 बी की छूट मिलती है। इस छूट के अंतर्गत भी फिलॉसफी वही है, कंसेप्ट वही है कि करदाता ने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के पैसा अपनी जेब में नहीं रखा या एल्सवेयर कहीं यूज नहीं किया, उस पैसे को उन्होंने पुनः एक किसी एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने में ही इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर किसी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचा और विद इन टाइम लिमिट यहाँ पे क्या है, हस्तांतरण की तिथि से 2 साल के बाद की अवधि, जिस तारीख में ट्रांसफर हुआ है उससे 2 साल के अंतर्गत आपने यदि कोई अन्य कृषि भूमि खरीद ली, भले ही वो कृषि भूमि अर्बन एरिया में हो या रूरल एरिया में हो, तो किसी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेच के यदि कोई करदाता 2 साल के अंदर कोई अन्य एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेता है, चाहे वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो चाहे वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो, तो सेक्शन 54 बी में छूट पाने का अधिकारी होता है। कितनी छूट मिलती है कि नए एग्रीकल्चर लैंड की लागत के बराबर, जो नई कृषि भूमि हमने खरीदी है, जितने रुपए हमने नए कृषि भूमि को खरीदने में इन्वेस्ट किए हैं, उसके बराबर हमको कैपिटल गेन में से राहत मिलती है सेक्शन 54 बी के अंतर्गत। यदि रिटर्न भरने की तारीख तक किसी व्यक्ति ने वो न्यू एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदी, क्योंकि नए एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए हमको 2 साल की समय अवधि दी गई है, तो रिटर्न भरने की तारीख तक हमने अगर पैसा नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदने में इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो पैसा हमें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराना होता है, और कैपिटल गेन जमा अकाउंट स्कीम में जमा कराया गया धन भी इन्वेस्टमेंट माना जाता है और इसकी हमको छूट प्राप्त हो जाती है। सेक्शन 54 बी की छूट भी कुछ परिस्थितियों में वापस ले ली जाती है। वो कौन कौन सी परिस्थिति हैं कि यहाँ भी जो हमने नई एग्रीकल्चर लैंड ली उसको अपने पास धारण करने की अवधि, लॉक इन पीरियड 3 साल का है। 3 साल के अंतर्गत नई क्रय की गई एग्रीकल्चर लैंड हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। यदि 3 साल के अंदर जो नई लैंड हमने बेच दी तो एग्जेम्पशन वापस हो जाएगी और हमको पूर्व में प्राप्त छूट को निरस्त करते हुए कैपिटल गेन पे टैक्स बेचने वाले वर्ष में देना होगा। तो जब हम नई एग्रीकल्चर लैंड को 3 साल के अंदर बेच दें तो छूट वापस हो जाती है, या फिर हमने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराकर इस आश्वासन के आधार पर छूट ले ली कि पैसे को का प्रयोग हम एग्रीकल्चर लैंड में ही करेंगे और विद इन टाइम लिमिट करेंगे, और हम इस नियम का वायोलेशन कर दें, यानी कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा धनराशि को निकाल कर एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के अलावा किसी अन्य पर्पज से हमने यूज करते हैं, तो एग्जेम्पशन वापस ले ली जाती है। या फिर कैपिटल गेन स्कीम के अंतर्गत जमा धनराशि 2 साल के अंतर्गत स्टिपुलेटेड पर्पस, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के पर्पस के से यूज ना हो पाए, तो भी हम इसका वायोलेशन मानते हैं और एग्जेम्पशन वापस ले ली जाती है। तो 3 साल के अंतर्गत हमको नई एग्रीकल्चर लैंड बेचनी नहीं है और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराया है, तो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस हमें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का पैसा इन्वेस्ट करना होता है नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदने में, अन्यथा की दशा में ये छूट वापस ले ली जाती है। यदि किसी भी दिशा में ये छूट वापस ली जाती है, तो जिस वर्ष के अंदर वायोलेशन हुआ, हमने कोई एसेट बेची या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का अवधि समाप्त हो गई, पैसा अनयूटिलाइज्ड रहा,
उस वर्ष में इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में ट्रांसफर फिर दोबारा कर योग्य किया जाता है, और अल्पकालीन पूंजी लाभ के रूप में इसको हम कर योग्य करते हैं। इससे पहले हमने जो आपसे चर्चा की, सेक्शन 54 के अंतर्गत जो मकान बेच के मकान खरीदने के लिए छूट मिलती है, उसमें जब छूट वापस ले ली जाती है, तो जिस वर्ष में छूट वापस ले ली जाती है उसमें हम उस एग्जेम्पशन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में टैक्सेबल करते हैं। जबकि सेक्शन 54 बी के अंतर्गत जब छूट वापस ली जाती है तो वायोलेशन वाले वर्ष में इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में इसको टैक्सेबल किया जाता है। तो सेक्शन 54 और 54 बी की चर्चा हमने आज की डिस्कशन में की। अब सेक्शन 54 के आगे की जो सबसेक्शंस हैं और छूटें हैं उनकी चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं।